एनालिटिक्स विभाग से मैं विभा खरे इस अवसर पर आप सभी को यहाँ पाकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। संत जी का एक प्रसिद्ध सत्वचन था, बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करें भावना से इनकी सेवा तो पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। उनके सत्वचन में उनकी पूरी जीवन धारा, विचारधारा, उनके समाज हित में जीवन भर किए गए कार्य समाहित हैं। वे हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज किए जाने को प्रेरित करते थे, क्योंकि ये शरीर के स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप होने के कारण साइड इफेक्ट से रहित होता है। यह एक सस्ता उपचार है और व्यक्ति के मानसिक बल को बढ़ाने वाला उपचार है। इस उपचार में आहार की विशेष महत्ता है, या कहना चाहिए कि आहार ही इसका आधार है। संत जी के महान शिष्य उनकी परंपरा को, विचारधारा को अनंत काल तक प्रवाहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे ही एक शिष्य वरिष्ठ चिकित्सक श्री अर्जुन टेवानी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप संत जी द्वारा स्थापित श्री संत प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान, इसे आरोग्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल है। इसमें स्थापना के वर्ष से ही अनवरत कार्यरत है। नेचुरोपैथी के अलावा आपने डी फार्मा और योग में एमएससी की उपाधि हासिल की है। न सिर्फ आपके द्वारा बताई गई चिकित्सा, बल्कि आपका आचार, व्यवहार और संपूर्ण जीवन शैली ही अनुकरणीय है। हम सब आज यहाँ अपने स्वयं के डॉक्टर बनने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सब बहुत ही उत्सुकता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि हम आज के सत्र को देखना, सुनना और अपने अमल में लाना प्रारंभ करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ चिकित्सक श्री संत प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान के आदरणीय डॉक्टर अर्जुन टेवानी जी को। वे आए और यहाँ आकर हमें अपना डॉक्टर स्वयं बनने में मदद करें। हम शीघ्र ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तब तक मैं चाहूंगी कि अगर किसी विशेष रोग से पीड़ित व्यक्ति कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया मैसेज बॉक्स में, जो चैट मैसेज का बॉक्स होता है मीट में, उसमें अपने मैसेजेस डाल सकते हैं। अपने प्रश्न मैसेज कर दीजिए हमें, हम डॉक्टर टेवानी तक ये मैसेजेस पहुंचा देंगे और वे उनका जवाब दे देंगे इसी ऑनलाइन सत्र में। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस सत्र की रिकॉर्डिंग संत हिदाराम गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगी। आप में से कोई भी अगर डॉक्टर साहब से या आरोग्य केंद्र से संपर्क में रहना चाहते हैं तो हम आपको मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपना पता और फोन नंबर्स मैसेज कर देंगे। आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल, अपनी समस्या अगर हमें डाल देंगे तो हम आपसे भविष्य में संपर्क में रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी भी प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत पक्षधर थे। प्राकृतिक चिकित्सा
इस मायनों में लाभप्रद है कि इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जब हम ये सत्र प्रारंभ करने जा रहे थे तब टेवानी जी के संपर्क में जब हम आए और हमने इस सत्र के विषय के संबंध में चर्चा करी तो उन्होंने यही कहा कि किसी भी पैथी का आपस में कोई विरोध नहीं है। एलोपैथिक दवाइयां हमें लेनी पड़ती हैं जब कुछ इमरजेंसी होती है, जैसे कि अगर बहुत तेज बुखार चढ़ा हो 104, 105 तो हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं, लेकिन आगे भविष्य में हमें उन बीमारियों का जड़ से इलाज करना, बुखार क्यों आया और उसका कारण हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी पैथीज, ये सभी चिकित्सा की विधियां एक दूसरे से सहयोग करती हैं और इन सब के सहयोग ही हम अपने हाँ, सर्वप्रथम हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। ये ठीक है। अब ये चार्ट इधर रख दीजिए और सब सामान इधर रख दीजिए। हाँ, चार्ट वो बड़े वाले चार्ट जो मैंने दिए थे बड़े वाले वो करें शो, फिर से करें शो। सर्वप्रथम हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं और आप सभी के शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हैं। आजकल हर व्यक्ति, केवल भारत का ही नहीं पूरे विश्व का स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है। क्यों? जो वर्तमान में ये कोरोना फैला हुआ है या व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस या अन्य सभी जितनी भी बीमारियां फैली हुई हैं उनसे वह चिंतित है। चिंतित क्यों? चिंतित ही नहीं, केवल उनको 4 प्रकार के डर भी मन में बैठ गए हैं। कौन से 4 प्रकार के डर? एक ये डर कि ये जो वर्तमान में बीमारियां फैली हुई हैं, पहला डर है कि कहीं मेरे को तो नहीं हो जाएगी। सपोज अगर हो गई तो फिर दूसरा डर कि इसको निवारण के लिए क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो मेरी वहां पर सही देखभाल होगी या नहीं होगी, या सही उपचार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दूसरा डर। तीसरा डर है बाई चांस अगर एडमिशन मिल भी गई तो उसके बाद हमें कितना खर्चा आएगा। ये जो टेस्ट करवाएंगे या जो रहने का या जो ये दवाएं देंगी उस पर कितना खर्चा है। अब आपको मालूम है एक बार व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में जाता है और एडमिट होता है तो लाखों रुपए का बिल बन जाता है। ये उनको तीसरा डर मन में बैठ जाता है। चौथा डर ये है भाई अगर हमें एडमिशन भी मिली, उपचार भी हुआ और हमारा इलाज भी हुआ, उस इलाज के बाद क्या हमारी बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी या नहीं, या फिर जिंदगी भर हमें दवाइयां लेते रहना पड़ेगा और दवाइयों का साइड इफेक्ट भी झेलता रहना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी प्रकार के डरों से बचना है तो अपन को वापस रिटर्न टू नेचर, माना प्रकृति की ओर चलना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें अपना डॉक्टर स्वयं बनना है। अपना डॉक्टर स्वयं बनने का मतलब क्या? कि हमारे शरीर में जो भी रोग हैं उनको स्वयं दूर करना है। जितना हम स्वयं दूर करेंगे या जितनी हमारे शरीर के अंदर जो पीड़ा है वो उसका अनुभव वास्तव में हम कर सकते हैं, बाहर का डॉक्टर नहीं। बाहर का डॉक्टर केवल आपके सिम्टम सुनेगा, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करवाएगा, उसके आधार पे आपको मेडिसिन लिख के देगा या ट्रीटमेंट करेगा। उनको ये नहीं मालूम कि इसके अंदर कितनी पीड़ा है, कैसे उसको ठीक है, नहीं। तो मेन हमें जितनी पीड़ा हमें है उस पीड़ा को कैसे हम स्वयं ठीक कर सकते हैं वो हमें कला सीखनी है। तो वो आज मैं आपको कला सीखता हूं। अब सबसे पहले अपन को जो डॉक्टर बनना है, तो ये जो डॉक्टर के है क्या कार्य है? डॉक्टर के केवल 3 कार्य है। पहला कार्य है रोगों को पहचानना,
दूसरा कार्य है उस रोगों के कारणों को जानना, और तीसरा है निवारण। और निवारण ऐसा जो एकदम सरल हो, सुलभ हो, सस्ता हो, हानि रहित हो और जड़ से ठीक करने वाला हो। और ये जो सरल उपाय, ये बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी डॉक्टर के सहयोग के, बिना किसी पैथोलॉजी टेस्ट के, बिना किसी बड़े उपकरणों के और बिना पैसों के। ये कैसे? ये ही करना है केवल हमारे घर में जो उपलब्ध साधन है और जो किचन में हमारी खाद्य सामग्री है, उन्हीं से हर प्रकार के रोगों को जड़ से ठीक करना है। और ये पॉसिबल है, इसी को हमें समझना है। अब आप आइए कैसे समझें। सबसे पहले अपन को समझना है अपनी बीमारी कि कैसे पहचान की जाए। तो ये जो आयुर्विज्ञान है या जो आयुर्वेद है, जो सभी पद्धतियों की महान है और बड़ी है, इनके अंतर्गत सारी पद्धतियां आ जाती है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो या अन्य जितनी पद्धतियां, वो सब इसी के अंतर्गत आती है। और ये कहती है कि जितने भी संसार में शारीरिक रोग हैं, उन सभी रोगों को उन्होंने 3 दोषों के अंतर्गत रखा है। पहला दोष वात दोष, दूसरा दोष पित्त दोष और तीसरा दोष कफ दोष। वात दोष माना गैस, वायु रोग, और पित्त दोष माना एसिडिटी, जलन, कफ दोष माना बलगम जो मुंह से निकलता है या नाक से निकलता है। अब इनके लक्षण क्या है, सबसे पहले वो सुने। जो वात दोष है, गैस है, उसका लक्षण है दर्द दर्द दर्द। बॉडी में कहीं भी दर्द, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे गले में दर्द हो, चाहे छाती में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द 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 अगर बॉडी में कहीं भी है तो आप समझ जाइए कि अंदर हमारे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, गैस बढ़ी हुई है। और वो जो गैस है वो प्रॉपर नीचे से नहीं निकल पा रही है, तो वो बैक वापस कर रही है, और जहां जहां वो रुक रही है या जहां जहां टकरा रही है, वहां वहां में दर्द महसूस हो रहा है। तो इसका पहला जो लक्षण है वो है दर्द। अब आप आ जाइए एसिडिटी में। पित्त दोष का जो पहला लक्षण है वो है जलन, आंखों में जलन, गले में जलन, छाती में जलन, पेट में जलन, टांगों में जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन, शौच करने के बाद जलन, पैर के तलुओं में जलन, माना जलन 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 अगर शरीर में है तो अपन को समझना चाहिए पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब तीसरा है कफ। कफ में अगर नाक से बलगम निकल रहा है या मुंह से बलगम निकल रहा है तो आप समझिए कि कफ दोष बढ़ा हुआ है। अब इनका जो दूसरे लक्षण है, तो सबसे पहले गैस में अब देखते हैं। पहला लक्षण था दर्द, माना बॉडी में कहीं भी दर्द। दूसरा लक्षण है डकारें। डकारें का मतलब यह है कि जो गैस है नीचे से नहीं निकलती है तो वो गैस ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है तो मुंह में डकारों के जरिए बाहर निकल जाती है। और अगर मुंह से भी नहीं निकल जाए और ऊपर चढ़ जाए तो फिर तीसरा लक्षण आता है घबराहट, चक्कर और हिचकी। ये तीनों जो लक्षण मैंने बताए ये हैं वात दोष माना गैस से। तीनों लक्षण फिर सुन लीजिए। बॉडी में कहीं भी दर्द, दूसरा है डकारें और तीसरा है चक्कर, घबराहट और हिचकी। अगर ये बॉडी में आ रही है तो आप समझ लीजिए हमारा वात दोष बढ़ा हुआ है, शरीर में वायु रुकी हुई है जो बाहर नहीं निकल रही है और हमें तकलीफ दे रही है। अब आप आ जाइए पित्त दोष में। पित्त दोष का जो पहला लक्षण बताया था वो जलन। अब दूसरा लक्षण है खट्टी डकारें। डकारें गैस वाले में भी आ रही है, परंतु इसमें जो खट्टी डकारें आएंगी वो छाती से लेकर के गले तक वो रहेंगी खट्टी, एसिडिक। खट्टी डकारें आए तो आप समझ जाइए कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तीसरा इसका लक्षण है शरीर में भारीपन। अगर शरीर में हल्कापन नहीं है, भारीपन है, तो समझिए आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो इसके पित्त दोष के 3 लक्षण है। पहला है जलन, दूसरा है खट्टी डकारें, तीसरा है शरीर में भारीपन। अब आप आ जाइए कफ दोष में। कफ दोष में जो पहला लक्षण मैंने बताया था बलगम, दूसरा लक्षण है सर्दी, जुकाम, खांसी और श्वास लेने में तकलीफ।
ये अगर लक्षण है तो आप समझ लिए कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, गला और नाक प्रभावित रहते हैं और ये कफ दोष के सिम्टम्स हैं। अब ये तीनों जो आप सिम्टम्स देखेंगे तीनों के, तो तीनों से आप पहचान लेंगे कि हमारे शरीर में कौन से लक्षण है। उस आधार में आप समझ लीजिए कि वो दोष आप में प्रभावित हैं, इफेक्टेड कर रहा है। उन दोषों के अनुसार अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद है, सपोज हमें अब ये दोष तो अंदर बढ़ गए या इनके रोग हो गए, अब इनका कारण क्या है ये समझना है। तो इनसे मैं एक पहले बात ये बताता हूं कि जो गैस में जो आपको मैंने बताया एक ही लक्षण दर्द, और उसमें जो मैंने कफ दोष में बताया इसे केवल 7 बीमारियां हैं, वो आप समझ लीजिए। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं वो पित्त दोष में आती है। माना जो कफ दोष में कौन सी है, अगर ऊपर से हम चलें तो सबसे पहले टीबी, उससे नीचे दमा, उससे नीचे प्लूरिसी, उससे नीचे निमोनिया, उसके बाद खांसी, सर्दी, जुकाम। ये 7 बीमारी आप नोट कर लो, ये कफ दोष में आती है। और वात दोष में एक आती है जो दर्द। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, बीपी है, डायबिटीज है, या ओवरवेट है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल संबंधी प्रॉब्लम है, जितने भी शरीर से संबंधित रोग हैं, जिस रोग का नाम लेंगे वो सब इस पित्त दोष में आएंगे। तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा रोग है, तो आप कौन से गैस वाले में आ जाते हैं, या एसिडिटी में, या कफ में। ये आपकी रहेगी पहचान। अब ये जो सिम्टम्स आ गए हैं, अब इनका अपन को पहले तो ये देखना कारण क्या है, काज क्या है, किस कारण से हम हुआ है। तो पहले अपन ये लेते हैं, पूरा चैप्टर अब ये लेते हैं वात दोष का, गैस का। तो इनका जो कारण है केवल 3 कारण है। पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। कौन सा? हर प्रकार की दालें। अगर हमारी एज 20 साल हो गई है, उसके बाद अगर हम कंटिन्यूस में दालें लेते हैं और वो अंदर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, काम करती है वो। एक तो गैस फार्मिंग करती है, जो अगर प्रॉपर से निकल जाए रास्ते से, नीचे से, तो ठीक है, नहीं निकली है तो फिर वो दर्द पैदा करती है। दूसरा, उससे यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड अगर यूरिन से निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं निकलता है तो इन ज्वाइंट्स, घुटनों में, कलाई में, कंधों में, माना ज्वाइंट्स पे जाके वो रुक जाता है, और वहां रुकने के बाद वहां जो फ्लूइड रहता है उसको धीरे धीरे सुखा दे जाता है। और जब सुखा के आगे जल के परेशानी आती है, तब अपन को महसूस होता है कि घुटनों में दर्द हो गया है या गैप आ गया है, ये बाद में मालूम पड़ता है। और इसका मुख्य कारण है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड माना अति प्रोटीन लेने से, और उसमें मुख्य जो है दालें हैं। तो अपन को दाल अगर लिया माना गैस बनी। दूसरा है बारीक आटा। बारीक आटा भी आंतों में चिपकता है और गैस फार्मिंग करता। बारीक आटे में जो पोषक तत्व रहने चाहिए, आटों में 3 पोषक तत्व रहते हैं, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स और चोकर। और जब बारीक करवाते हैं ये तीनों नष्ट हो जाते हैं, वो राख बन जाता है, और वो केवल आंतों में चिपकने के अलावा और कोई काम नहीं करता है, लेई का काम करता है। तो उसके बाद है बारीक आटा मैदे की वस्तुएं। मैदे की वस्तुएं जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, इस तरह की जितनी हम वस्तुएं अगर सेवन करते हैं, ये केवल चिपकने का काम करती है। और जैसे चिपकती है तो अंदर बड़ी आंत में ब्लॉकेज बढ़ती है, मल साफ नहीं होता है, वहां सड़ता है, गैस बनती है। गैस अगर नीचे से निकल जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, परंतु वही गैस अगर ऊपर आती है तो हमें तकलीफ देती है, और वो दर्द के रूप में देती है। तो पहला जो इनका कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, हर प्रकार की दालें, बारीक आटा और मैदे की वस्तुएं। दूसरा इनका कारण है भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ लेना। जब हम भोजन करते हैं तो जैसे ही स्टमक में आता है वहां जठराग्नि तेज हो जाती है, और गैस्ट्रिक जूसेस बहुत तेजी से निकलते हैं, जो कंसंट्रेटेड रहते हैं और गर्म रहते हैं। उस समय हम जो भी भोजन खाते हैं उसको अच्छी तरह से वो पचा लेती है। परंतु इसके मध्य में अगर हमने कोई भी ठंडा पानी या कोई भी ठंडा पेय, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक अगर डाला, तो वो जो जठराग्नि तेज चल रही थी वो शिथिल पड़ जाएगी,
धीमी पड़ जाएगी। तो उसमें जो भोजन पच रहा था वो शिथिल हो जाएगा, तैरता रहेगा और गैस फॉर्म करेगा, और गैस करेगा तो उसी समय अपन को डकारे के टाइप आ जाती है और भारीपन भी आता है। वो भी हम भाषा नहीं समझते और कंटिन्यूशन हम लेते रहते हैं, फिर वो आपकी तकलीफ बढ़ती है। गैस कैसे बनती है आपने खुद भी देखा होगा, अनुभव किया होगा। पुराने जमाने में हम कपड़े प्रेस जो करते थे वो कोयले वाली प्रेस थे। जब वो पूरे कर लेते थे तो उनके जो कोयले हैं वो नीचे रख करके हम उसमें जब पानी से बुझाते थे तो जैसे ही पानी डालते थे कैसे वो धुआं ऊपर की ओर आता था, वो सेम प्रोसेस अंदर है। तो इसलिए जो भोजन के मध्य में अपन कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी बर्फ के अगर सेवन करेंगे तो आपका डाइजेशन पावर बिगड़ेगा और गैस फार्मिंग होगी। तीसरा कारण है आंतों की कमजोरी, व्यायाम का अभाव। हम क्या करते हैं, भोजन तो कर लेते हैं बढ़िया अच्छी तरह, करने के बाद या तो लेट जाते हैं, सो जाते हैं, या ऑफिसों में चले जाते हैं या दुकानों पे चले जाते हैं और कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। इससे क्या है कि भोजन पूरा ढंग से पचता नहीं है, क्योंकि हम लगभग 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम या तो चेयर पे बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं, वॉकिंग या रनिंग या और कोई फिजिकल कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण वो गैस अंदर फंसी रहती है, बाहर नहीं निकलती है। तो आंतों की इससे कमजोरी हो जाती है, केवल व्यायाम, विश्राम या परिश्रम का अभाव होने के कारण। तो अपन को ये जो 3 कारण मैंने बताया फिर से एक बार सुन लीजिए। गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, हर प्रकार की दालें, बारीक आटा, मैदे की वस्तुएं। दूसरा है भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पेय पदार्थ सेवन का। तीसरा है आंतों की कमजोरी, व्यायाम का अभाव। अब ये हो गया कारण। अब आप आ जाइए निवारण। निवारण 2 तरीके से। एक तरीका अंदर से, माना औषधि के रूप में। कौन सी औषधि? प्राकृतिक औषधि जो प्रकृति हमें देती है। प्रकृति ने जितनी भी औषधियां हमें दी हैं वो हर प्रकार के रोगों को ठीक करने में सक्षम है और जड़ से वही ठीक करती हैं, साइड इफेक्ट नहीं करती। तो बाहर से इसके बाद उपचार जो करेंगे उनसे करेंगे जिनसे प्रकृति के तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, पंच तत्व, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, उनके जरिए। अब एक बात हम इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लियर करवा दूं कि जो अपने मन में हर किसी कंसेप्ट है, सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से कि रोगों को ठीक कौन करता है? आप लोग कहेंगे भाई दवाई करती है या डॉक्टर करता है। क्या ये सच्चाई है? दवाई का और डॉक्टर का रोग दूर करने में कहां तक रोल है वो समझिए। सबसे पहले जब आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो पहले वो आपकी हिस्ट्री सुनता है, उसको अगर समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो कहता है कि पैथोलॉजी टेस्ट कराओ। टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद उसके आधार पे बोलता है भाई हाँ ये आपको रोग है और उस हिसाब से दवाई लिखता है। बाई चांस अगर वो बोलता है नहीं आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है और हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। और मान लो कोई पेशेंट है जिसके हाथ की हड्डी टूटी हुई है, वो अंदर वहां पर क्या करता है, दोनों हड्डियों को मिलाता है, ऊपर से प्लेट लगाता है, स्क्रू टाइट करता है और ऊपर से प्लास्टर बांध देता है। उसके बाद पेशेंट को मालूम है क्या बोलता है कि आप 3 हफ्ते के बाद आ जाना, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी तो मैं प्लास्टर खोल दूंगा। तो ये जो 3 हफ्ते में जो हड्डी जोड़ने का काम है वो किसने किया? वो तो डॉक्टर ने नहीं किया। डॉक्टर का जहां तक रोल था उन्होंने अदा कर लिया। उसके बाद जो काम है वो अंदर, जो हमारे अंदर डॉक्टर बैठा है, पूरा काम उन्होंने किया। उसको हम बोलते हैं जीवनी शक्ति, वाइटलिटी, वाइटल पावर, या रोग प्रतिरोधक शक्ति, या आत्मा। वास्तव में हर प्रकार के रोगों को वही ठीक करती है, बाहर का डॉक्टर ठीक नहीं करता है। फीस भले जरूर बाहर का डॉक्टर लेता हो, परंतु ठीक अंदर वाला डॉक्टर करता है वाइटलिटी। इसलिए बार बार लोगों को ये कहा जाता है कि आप अपनी वाइटलिटी बढ़ाओ, जीवनी शक्ति बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, क्योंकि रोगों से लड़ने की शक्ति केवल वही है। और जो अंदर वाली ये जो शक्ति है जो रोगों को ठीक करती है, वो अपने 5
डॉक्टर जो प्रकृति के हैं उनके जरिए करती है, और वो डॉक्टर हमारा 24 घंटे क्षण प्रति क्षण इलाज करते रहते हैं। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर वायु, डॉक्टर जल, डॉक्टर पृथ्वी, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर सूरज बाबू। अगर एक डॉक्टर भी अपना 5 मिनट हमारा काम करना बंद कर दे अपना, तो आपका जीवन और हमारा जीवन कहां होगा पता नहीं। डॉक्टर वायु बोले मैं आपके शरीर के अंदर 5 मिनट वायु नहीं भेजूंगा, तो बताओ अपन कहां हो सकते हैं। डॉक्टर जल बोले कि मैं 2 दिन आपके अंदर पानी सप्लाई नहीं दूंगा, बताओ अपना कहां जीवन होगा। उसी प्रकार जो सूर्य प्रकाश है, सूरज भगवान है, अगर वो 10 दिन में बिल्कुल नहीं निकले, कितनी सर्दी पड़ेगी। बर्फ आप देखते होंगे अमेरिका में या दूसरे बाहरी देशों में सूरज 15-15 दिन एक महीने बाद निकलता नहीं है। वहां इतनी सर्दी है, इतनी बर्फ गिरती है, लोग अगर बाहर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो रेन कोट पहन के जाते हैं, उसको बर्फ गिरती रहती है। तो जो हमारे डॉक्टर हैं बाहर के, वो क्षण प्रति क्षण हमारी इलाज कर रहे हैं, और अंदर वाला इन सबका महान डॉक्टर है जो करता है वास्तव में। अब अगर अंदर वाला डॉक्टर काम करना बंद कर दे, तो बाहर वाले डॉक्टर भी हमें बोल देते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और जो बाहर के हमारे 5 डॉक्टर हैं, मिट्टी पानी, ये भी अपने अपने महान तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं कि केवल हमारे अंदर जो डॉक्टर बैठा है, हर प्रकार के रोगों को वही ठीक करता है, और बाहर से जो 5 डॉक्टर हैं केवल वही ठीक करते हैं। बस अंदर वाला डॉक्टर बोलता है कि मेरे को वही औषधि चाहिए जो वास्तव में अंदर से रोगों को ठीक कर सकूं। मेरे को ये बाहर की औषधि नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए पॉइजन है, जहर है। अगर ये आप पहले भेजते हैं तो मेरे को पहले इन्हीं को बाहर करना पड़ता है, इन्हीं के जहर को बाहर करना पड़ना। और ये सारा दवाइयों के जो जहर है ना, किडनी यूरिन के जरिए बाहर करती है, और आगे चल करके जितनी दवाइयां ज्यादा लेते रहते हैं उतने किडनियों को काम करना पड़ता है, और उतनी किडनियां डैमेज होती जाती है। और जब किडनियां डैमेज हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं अब तो कुछ नहीं कर सकते, डायलिसिस। और डायलिसिस कितना व्यक्ति जिएगा? 15 दिन, 1 महीना, 2 साल, 3 साल, 5। डायलिसिस आ गया माना समझ लो मन में एक रिजर्वेशन हमारी होगी, कब जाएंगे कुछ पता नहीं। तो इससे अच्छा है हम बाहर की जो औषधियां हैं उनके जगह पर हम नेचुरल औषधियां जो भगवान ने दी है, वास्तव में वही ठीक करती है। अब आप आ जाइए मेन टॉपिक पे कि अपन को जो अंदर की औषधि लेना है। अब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ गया है, बढ़ा है, वायु बढ़ी है, दर्द बढ़ा है, उसको निकालने के लिए पहली औषधि दी है अदरक। आपने अदरक देखी होगी, ये है आपकी अदरक। कितनी छोटी है, कितनी अदरक छोटी है और कितनी गुणकारी है। ये सिर्फ अंदर के वायु रोग को बाहर नहीं करती, दर्द को खत्म करती है, परंतु उसके बाद ये ब्लड को पतला करती है, जठराग्नि को तेज करती है, कफ दोषों को, जो सर्दी जुकाम खांसी है उनको ठीक करती है, हार्ट प्रॉब्लम ठीक करती है। कितनी है ये, और बहुत ही बढ़िया है। इसको लेना कैसे वो आप समझिए। सबसे पहले जो अदरक है, आप थोड़ा सा उसको छील के 5 ग्राम लेना, ज्यादा नहीं, उसको कूट के पानी में गर्म कर दीजिए, छान लीजिए, और उसमें एक नींबू भी निचोड़ दीजिए, और उसके अंदर 2 चम्मच शहद डाल दीजिए या थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, जो भी अवेलेबल हो। ये आपका बन जाएगा त्रिदोषक नाशक मिक्सचर, जो आयुर्वेद बोलती है जितने भी रोग हैं आपके 3 दोषों के अंतर आते हैं, और इनको ठीक करने के लिए ये उन्होंने त्रिदोषक नाशक दिया है। ये चाय का भी टेस्ट देती है और तीनों दोषों को ठीक करती है। माना उसमें जो अदरक है वायु रोग को ठीक करती है, नींबू है पित्त दोषों को, पेट के रोगों को ठीक करता है, और जो शहद है वो आपके लंग्स को मजबूत करती है, कफ दोषों को ठीक करता है। तो ये अपन को रोज सुबह चाय की जगह खाली पेट लेना चाहिए, ये फायदा ही फायदा है। अब दूसरा आता है सूखा फार्म। सपोज आपके घर में अदरक नहीं हो तो सौंठ ले लीजिए। सौंठ कब लेना है? आप जब रात को सोएं
तो आधा चम्मच पिसा हुआ सौंठ और 1 चम्मच शहद मिक्स करके चाप करके ले जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो जो हर व्यक्ति को ज्वाइंट पेन रहते हैं और उनको रात में सर्दी के कारण सुबह जब उठते हैं तो बहुत अकड़न जकड़न और दर्द रहते हैं, परंतु अगर ये रात को आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद मिक्स करके लेंगे तो उनको वो तकलीफ नहीं होगी और अंदर जो ब्लड का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल गर्म रहेगा। तो बाहर से जो रात को चोरी से जो रोग आते हैं, कौन से, लकवा, हार्ट अटैक, इनसे बच जाएंगे। तो आप ये और गैस को दूर करेगी, दर्द को दूर करेगी, इसको अपन सेवन करते हैं। दूसरा, अदरक और सौंठ का एक बहुत बढ़िया उपयोग है। अगर आपके शरीर में सर्दी है, कपकपी है, अगर तुरंत वो सर्दी या ठंडक कम करना है, केवल घड़ी देख के 5 मिनट या तो सौंठ और शहद लीजिए या अदरक को कूट के गर्म पानी में करके पी लीजिए। देखो 5 मिनट के अंदर आपको जो सर्दी जो कप रहे थे वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी औषधि है लहसुन। लहसुन इसकी बड़ी बहन है। जितना ये फायदा करती है उससे काफी ज्यादा मात्रा में आपकी लहसुन करती है। ये है लहसुन, कितनी छोटी है, ये तो पूरा गुच्छा है, इसमें 20-25 अंदर छोटी छोटी लहसुन की कलियां हैं, वो ही लाभ करती हैं। इसकी लेने की विधि क्या है वो पहले समझ लो। ये 2 छोटी सी लहसुन की कच्ची कली आपको लेना है, अकेला नहीं, कच्चा लेना है, परंतु किसी चीज के साथ मिला करके। आप चाहें तो दोनों कलियों कूट के कोई सा जूस ले रहे हैं, मौसमी, पाइनएप्पल, उसमें डाल करके पी सकते हैं। या जब आप भोजन कर रहे हैं उसमें जो सलाद है, जैसे ककड़ी है, उसके 2 पीस कर लीजिए, उसके बीच में रखे खा लीजिए। या हरे धनिया की चटनी बना दीजिए, उसमें कूट के डाल दीजिए कहीं। या और सरल तरीका, जब आपका भोजन परोस के आ जाए, जो सब्जी परोस के आ जाएगी, उसमें कतरिंग करके छोटी डाल के वो रोटी के साथ खाइए, तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी इसकी और दूसरों को स्मेल भी नहीं लगेगी। ये लेने का तरीका है। परंतु ये जो लहसुन है कभी कभी इमरजेंसी वाला काम भी करती है। इतना बढ़िया काम करती है, इतना बढ़िया काम करती है, वो आप समझिए। इमरजेंसी कौन सी? देखो, अगर जो व्यक्ति 50 साल या 60 साल से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और घर में बैठे हैं और उनके बच्चे वगैरह सब अपने कामों पे गए, अकेले बैठे हैं, और उनको कभी अगर छाती में दर्द हो जाए तो ये 2 प्रकार का हो सकता है। या तो जो गैस ऊपर बढ़ रही है उसके कारण होता है, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम होता है। अगर हार्ट अटैक का है तो उनके सिम्टम्स क्या है वो समझ लीजिए। अगर यहाँ छाती पर दर्द हो रहा है और वो दर्द बढ़ते बढ़ते ये पूरा गर्दन ले लेता है और यहाँ तक फिर ये पूरा हाथ भी ले लेता है दर्द में, यहां तक भी रिस्क नहीं है। और इसके बाद अगर पसीना आ गया ना, माना समझ लो आपका हार्ट अटैक आए। अब आपको यहां से डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास पहुंचने में भी 15 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा। उसके बीच में क्या भी हो सकता है। आप कुछ मत करिए, किचन में जाइए, जहां आपकी लहसुन रखी है वो उठा लीजिए। इसको छीलने में काम नहीं, कुछ भी नहीं, बस उठा के और ये खाना शुरू कर दिए। 10-15 कली अंदर जैसे अंदर जाएगी, तुरंत आपकी जो ब्लॉकेज है खुल जाएगी। फिर भले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इमरजेंसी भी टालती है, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक डाइसल्फाइड है, जो अंदर कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और ब्लॉकेज को खोलता है। तो ये जो अदरक की मैंने बताई बड़ी बहन है, ये ब्लड को बहुत ही बढ़िया पतला करती है। इतना पतला करती है, इतना पतला करती है, जितना जो डॉक्टर आपको इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन लिख के देता है वो कितना पतला करता है ब्लड को भगवान जाने, परंतु वो साइड इफेक्ट करती है, ये साइड इफेक्ट नहीं करेगी। और ये भी कफ दोषों को, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, इनको भी ठीक करती है। ब्लड प्रेशर को ठीक करती है, चाहे लो हो चाहे हाई हो। आप कैसा भी ब्लड प्रेशर, फुल इन्फेक्शन दूर करती है, डायूरेटिक है, यूरिन का फ्लो भी अच्छा करती है, यूरिन में क्या इन्फेक्शन हो जाए वो भी ठीक करती है। तो लहसुन बहुत ही सस्ती है, सरल है, सुलभ है, हमारे घर में 24 घंटा अवेलेबल रहती है। तो ये जो प्राकृतिक औषधि है, पहली अदरक, सौंठ, लहसुन, और तीसरा है मेथी दाने। मेथी दाने आप चाहें
तो 1 चम्मच फास्ट करके पानी पी सकते हैं। चाहे तो सब पाउडर बना के 1 चम्मच फास्ट के पानी पी सकते हैं। चाहे तो मेथी दाना का 1 चम्मच 1 गिलास में डुबा के रख दो शाम को और सुबह वो पियो। और जो मेथी दाने नरम हो जाएंगे वो आप रोटी या भोजन के साथ खा लीजिए। ये ज्वाइंट पेन में जहां दर्द होता है उनमें बहुत लाभ करती है, डायबिटीज में बहुत लाभ करती है। तो ये जो तीनों मैंने जो औषधि बताई ये इजीली है, हमेशा घर में रहती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इन तीनों का उपयोग करिए, आपका ये जो है प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। अब आप आ जाइए, सपोज आपका वात दोष वायु रोग ठीक हो गया, फिर से नहीं होए, इसके लिए अपन क्या करेंगे? जो हम रूटीन में जो भोजन खाते हैं वो खाते हैं तीनों टाइम पका हुआ भोजन। सुबह नाश्ते में भी भोजन, पूरी, पराठा, इडली, डोसा। दोपहर में भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। शाम को फिर नमकीन, रात को फिर वही रोटी। ये जितना भी अपन भोजन कर रहे हैं ये टोटली एसिडिक फूड है, टोटली जलन पैदा करने वाला है, टोटली गैस पैदा करने वाला है, चिपकने वाला है। ये भोजन मृत भोजन कहलाता है, इसमें एक भी पोषक तत्व नहीं रहता है। जो अल्कलाइन भोजन है अपन को वो लेना है। वो कितना लेना है और ये कितना लेना है? ये लेना है 20% और अल्कलाइन भोजन लेना है 80%, जो हमारे हर प्रकार के रोगों को ठीक करता है, गंदगी को बाहर निकालता है और नए रोगों को आने नहीं देता है। तो अल्कलाइन भोजन कौन सा है? अल्कलाइन भोजन उसको बोलते हैं जो परमात्मा के द्वारा कंप्लीट बना के तैयार होकर खाने को मिलता है। वो है ताजे फल, ताजी कच्ची खाने योग्य सब्जियां और अंकुरित है। इनमें भरपूर जिंदा विटामिन, मिनरल, रफेज, एंजाइम्स रहते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर सारी शरीर की शुद्धि करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? इसी भोजन को अग्नि पे चढ़ा देते हैं, सारा पोषक तत्व उनके नष्ट हो जाते हैं। फिर भी बोलते हैं भैया खाइए, बोलते नहीं, हम इसमें पहले नमक मिलाएंगे, मिर्च मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, तेल डालेंगे, तलेंगे, भूनेंगे। क्यों? टेस्टी बनाना। टेस्ट किसको देना है? केवल मन को। और वो कितने सेकंड? केवल 4 सेकंड बस। उसके बाद ये भोजन गले से नीचे उतरता है, फिर तो आपका वश और हमारा वश नहीं चलता है। न किसी डॉक्टर का वश चलेगा, न किसी दवाई का चलेगा। अंदर वाला बोलता है जैसे तुमने भोजन दिया है वैसे ही मैं आपका स्वास्थ्य बनाऊंगा, क्योंकि उसके साथ किसी का कंप्रोमाइज नहीं है। वहां तो आपने कर्म किया, सजा मिलनी है। बीज डाल दिया, पौधा उगना ही है। अंदर नीम के बीज डाले हैं तो नीम का कड़वाई अंदर आप कड़वाहट मिलेगी। अगर आम के बीज डालेंगे तो मिठास ही मिलेगी। तो जो प्रकृति के द्वारा भोजन दिया हुआ है वो हमें 80% लेना है। माना 2 टाइम फल फ्रूट सलाद और 1 टाइम पका हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पूरे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड है हमारे ब्लड के ऊपर। और ब्लड की मेडिकल के हिसाब से पीएच वैल्यू है 20% एसिडिक, 80% अल्कलाइन। और ब्लड रोज आपका भोजन से बनता है, तो उसको 80% अल्कलाइन भोजन चाहिए, 20% एसिडिक चाहिए। अगर ये रेशियो चलेगा तो आप कभी भी, जब तक आपका जीवन है, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। शरीर भी हल्का रहेगा, ताकत तेजों में रहेगा, बुद्धि भी इंटेलिजेंट रहेगी आपकी। तो हमें 2 टाइम, माना नाश्ते में केवल फ्रूट लें, वो भी ऋतु के अनुसार। और दोपहर में हर प्रकार का सलाद, अंकुरित अन्न, हरे धनिया की चटनी, इस तरह से लें। और शाम को आप अपनी मनपसंद का भोजन ले लो, चाहे रोटी लो, चाहे चावल लो, चाहे दलिया लो। और कभी आपको घर में नए आइटम बनाना, वो भी इडली डोसा बना सकते हो। और कभी आपको शादी में जाना है तो भी जाइए, मना नहीं है, एक टाइम वो खा के आ जाइए। तो ये भोजन जब आपकी एज 20 साल से ऊपर हो जाए, 20 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ होना है, उनको भले आप 50% 60% एसिडिक भोजन या पका हुआ आहार दे सकते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ है, बॉडी बनना है।
जब हम लोगों की बॉडी बन गई तो फिर ये ग्रोथ तो होना ही नहीं है, अंदर जाके या तो स्ट्रेस ऐसे होगा, फैलेगा शरीर, या फिर अंदर ब्लॉकेज रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोबारा बीमार न पड़े, इसलिए 2 टाइम फल फ्रूट सलाद और 1 टाइम पका हुआ भोजन, ये आपका रूटीन रहेगा। बीमार हैं तो प्राकृतिक औषधियां ली, जिससे आपका रोग ठीक हो गया। अब ये नेचुरल भोजन लेंगे तो आप जो है बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आप आ जाइए बाहर के उपचार। बाहर के उपचार जो मैंने आपको बताया, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। हमेशा जब भी कोई भी चीज बनी होती है जिन तत्वों से, और जब रिपेयरिंग मेंटेन किया जाता है तो उन्हीं तत्वों से किया जाता है, न कि बाहर के अलग से तत्व है। तो सबसे पहले किस तरह से हम इनका उपयोग करेंगे वो आप समझ लीजिए। जल तत्व है, वायु तत्व है, मिट्टी तत्व है, आकाश तत्व है, ये सब आपको हम बता देते हैं। तो बाहर के उपचार में सबसे पहले अगर बॉडी में गैस है, गैस जो अक्सर रहती है वो बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक या मसल, टिश्यू, सेल्स और ब्लड में रहती है। अब इसको प्रॉपर रास्ते से नहीं निकल रही है, इसको प्रॉपर रास्ते से कैसे निकालें वो आप समझिए। पहला इसका ट्रीटमेंट है पेट का पोचा। पेट का पोचा कैसे लगाएंगे? कोई सा भी एक कपड़ा ले लो, सपोज ये आपने छोटा सा तौलिया ले लिया, इसको आपने अच्छी तरह से ठंडे पानी से डुबाया। ठंडे पानी से डुबाने के बाद इसको नाभि के राइट साइड से नीचे से ऊपर लेकर के क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। इसको रोटेट करने से क्या है कि जो गैस आपकी फंसी होगी वो तुरंत मुंह से निकल जाएगी, उसी समय मालूम पड़ जाएगा। और दूसरा जो गीला करके लगाएंगे तो जो बड़ी आंत रहती है उसमें जो मल फंसा रहता है, जिसके कारण गैस नीचे से नहीं आ रही है, तो जो बड़ी आंत से मल चिपटा रहता है वो उखड़ेगा, रास्ता बनेगा और नीचे से गैस निकलना चाहिए। ये घड़ी देख के रोज अगर आप केवल 2 मिनट करेंगे ना तो आपको देखो कितना लाभ मिलता है, कोई खर्चा नहीं। और अगर कहीं आप सफर में हैं, गैस तंग कर रही है, दर्द कर रही है, कुछ मत करो, राइट हाथ से उंगलियों के सहारे से क्लॉकवाइज ऐसे दबाते जाइए। ऐसे दबाते जाएंगे आपकी मुंह से गैस निकल जाएगी, तुरंत राहत मिलेगा, तुरंत। ये आप प्रैक्टिकल करके देखो, अपना डॉक्टर खुद बनो, खुद जो रोग है उनको खुद दूर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है पेट पर गरम ठंडा सेकना। जो हमारे आंतें कमजोर हो गई थी ना, जो मैंने कारण बताया, उनको अगर सशक्त बनाना है तो इस पेट को माने पेड़ू पोषण पे गरम ठंडा सेकना है। गरम माना 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, ये सर्दियों में। और गर्मियों में 2 मिनट गरम, 2 मिनट ठंडा, 3 राउंड करना एक ही टाइम पे। पहले 3 मिनट गरम करो, फिर 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट। कैसे? वही एक कोई सा बर्तन ले लीजिए आप, सपोज ये बर्तन है, इसमें आप ठंडा पानी भर दीजिए और इसमें ये तौलिया डुबा के रख दीजिए। जमीन पे लेट जाइए और इसको 2 बर्तन लेने पड़ेंगे, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा। तो ऐसा ही आप दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी एक दूसरा ये तौलिया डाल सकते हैं। ये दोनों तौलिए आपके बगल में रखे रहेंगे जहां आप नीचे सोएंगे चटाई पे। पहले गर्म पानी वाला तौलिया ले लीजिए, थोड़ा सा निचोड़ दीजिए, पेट पे बिठाइए। पेट में माने किस पोर्शन पे? पेड़ू पोर्शन में। पेड़ू माने पेल्विक, माना इंद्री से ऊपर नाभि के पास तक, ये पेड़ू पोर्शन कहलाता है। इसमें बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस सब इसमें रहते हैं। तो इसको जैसे अपन 3 मिनट गर्म करेंगे एक तौलिए से, फिर ये हटा करके फिर दूसरा ठंडे पानी वाला लगाएंगे, फिर 1 मिनट वो, फिर 3 मिनट वो, 1 मिनट वो। इससे अपन इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गर्म पानी की थैली हो तो भी चलेगी, इस तरह की थैली आप ले सकते हैं, आइस बैग भी ले सकते हैं। एक में गर्म पानी भर दीजिए, एक में ठंडा भर दीजिए, तो भी इससे भी आप कर सकते हैं। यह भी तरीका है, इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, आप देख लीजिए कैसे वो है। ये है, ये आपकी ठंडे पानी की, ये गर्म पानी की थैली है और ये आपका आइस बैग है, या ठंडा पानी इसमें डाल सकते हैं। 3 मिनट इसकी सिकाई कर लीजिए, फिर ये हटा करके ठंडे पानी की लगा दीजिए, बस
3 मिनट ये, 1 मिनट ये, 3 मिनट ये, 1 मिनट ये, 3 बार आपकी। देखो इससे क्या होगी, इससे क्या होगा ये पहले समझ लीजिए क्यों करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मकसद है वायु को निकालना। वायु को निकलेगी तब जब आपकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर गैस फंसी है उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी मल फेंकने की, पहला ये। दूसरा, इसी जगह पे पेनक्रियास ग्लैंड भी है। जिनको डायबिटीज है अगर ये गर्म ठंडा सेकेंगे तो उनको डायबिटीज में लाभ होगा। पेनक्रियास ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और निकालना शुरू कर देगी और आपको डायबिटीज में भी लाभ मिलेगा। तो गर्म ठंडा सेक उसी को कर सकते हैं। इंटरनल बॉडी में कहीं भी सूजन है तो भी कर सकते हैं। इनडाइजेशन है तो भी कर सकते हैं। मतलब पेट के जितने भी सारे रोग हैं उसमें लाभ कर सकता है। इसको बोलते हैं गर्म ठंडा सेक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेट की लपेट। पेट की लपेट, इसमें एक सूती कपड़ा रहता है, एक सूती कपड़ा ये रहता है और एक ऊनी रहता है सूखा। ये इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और लंबाई 2 मीटर। इसको हम सबसे पहले पानी में डुबो करके अच्छी तरह निचोड़ देंगे। फिर इस पेट के और कमर के चारों तरफ अपन लगा के रख देंगे। फिर इसी के ऊपर अपन ये सूखा ऊनी लपेट के रख देंगे। फिर ऊपर से कपड़े लगा दीजिए। उसके बाद फिर आप अपने काम करते रहिए, जो भी काम करना है मॉर्निंग का, इवनिंग का, सब करते रहिए। और ये कम से कम 1 घंटा बंधा होना चाहिए। ये आपके जो पेट के प्रॉब्लम है, गैस का है, इनडाइजेशन का है, इंटरनल सूजन है, डायबिटीज, सभी में लाभ करें और 7 तरीके सरल है, आसानी से कर सकते हैं। ये सूती ऊनी लपेट आप शरीर के अन्य अंगों में कर सकते हैं। चाहे गले में प्रॉब्लम है, थायराइड है, वोकल सिस्टम गड़बड़ है, कफ है तो गले में बांध सकते हैं। टांगों में तकलीफ है, दर्द ज्यादा है तो टांगों में बांध सकते हैं। हाथों में तकलीफ है, कमजोरी है, हाथों में बांध सकते हैं। छाती में कफ है, हार्ट प्रॉब्लम है, छाती में बांध सकते हैं। किसी भी तरीके से इसका आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभ करेगा। इसका मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। ये देखिए, ये छाती पे बंधा हुआ है, ये टांगों में बंधा हुआ है। तो आप घर में कर सकते हैं, जब रात को सोएं तब इसको बांध दीजिए। बहुत फायदे वाली है, बिना खर्चे वाली है, जड़ से लाभ करती हैं ये। उसके बाद अपन आते हैं एनीमा। एनीमा एक ऐसा उपकरण है जिसको उपकरण ही नहीं, उनको हमारा हितैषी मानिए, उनको आप हमारा फैमिली डॉक्टर मानिए, उनको हमारा सिविल सर्जन मानिए, उनको हमारा इमरजेंसी हेल्पर मान लीजिए। वो एनीमा क्या है ये देख लीजिए आप। ये एक डब्बा रहता है, ये एक लंबा ट्यूब है, इसके आगे एक छोटा सा नल लगा रहता है और इसके आगे एक कैथेटर लगा रहता है। कैथेटर हमेशा हर व्यक्ति अपना अपना यूज करे। और जब आप टॉयलेट में जाएं, सीट पे बैठें और ऊपर थोड़ा टांग दीजिए। जैसे टांगेंगे, पानी इसमें कुनकुना होना चाहिए 1-1.5 लीटर। और इसमें जो कैथेटर है इसमें तेल लगा दीजिए और टॉयलेट में बैठ करके इसको इसमें इंसर्ट कर दीजिए और इसका नल पहले ओपन करके वायु निकाल दीजिए। फिर इसको ओपन कर दिए तो पानी अंदर जाएगा। जैसे अंदर जाएगा तो अंदर जो मल है उसमें घुलता हुआ जाएगा और थोड़ा ऊपर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बने तो आप इसको निकाल दीजिए और पानी को थोड़ा रोक के धीरे धीरे रिलीज कर लीजिए। तो इसके साथ क्या है कि वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु तो निकल ही जाएंगे जो अंदर आपको तकलीफ दे रहे हैं, मल भी निकल जाएगा। जैसे मल निकल जाएगा तो आपका जो है सफाई हो जाएगी और अंदर जो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, दूसरी बीमारियां, वो भी ठीक होने हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कैसे, मैं इसका भी चित्र आपको बता देता हूं। ये अपन को यहां से कैथेटर डालना है, तो जैसे यहां से जाता है ये पूरा पानी यहां पर मल को घोलता हुआ और निकल जाएगा। और जब इस पोर्शन पे वायरस, बैक्टीरिया, मल ज्यादा एकत्रित हो जाता है, नहीं निकलता है, तभी यही रोग होना शुरू हो जाते हैं। पाइल्स है, फिशर है और दूसरे बात इसके बाद और ऊपर बैक साइड बढ़ता रहता है। तो अपन को एनीमा लेना है और एनीमा 2 टाइप के ले सकते हैं। आप लेट करके भी ले सकते हैं और बैठ करके भी ले सकते हैं।
तो लेट करके कैसे लेना है, बैठ करके कैसे लेना है, इसका भी मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। ये लेट करके लेने का तरीका है। आप किसी खटिया पलंग पे लेट जाइए, ऊपर टांग दीजिए डब्बा और अंदर पूरा जाए, इसमें पूरा एक ही टाइम में पूरा आपका वाटर चला जाता है। और नहीं तो ये दूसरा जो बैठ करके मैंने बताया, ये आप लीजिए, ये आपको लेने से 50% बीमारी के प्रेशर में तुरंत राहत। जितनी भी सताने वाली बीमारी है या तकलीफ देने वाली है या पुरानी है, आप एनिमा लीजिए, आपका बिल्कुल तकलीफ डाउन कम होती जाएगी। तो ये 4 उपचार हैं। पहला है पेट का पोछा, दूसरा है पेट पर गर्म ठंडा से, तीसरा है पेट पर सूती लपेट, चौथा है एनिमा। तो ये आपका गैस का जो है पूरा हो गया। इसको मैं एक बार संक्षेप में रिपीट कर देता हूं। वात दोष माने गैस लक्षण है दर्द, डकारें और चक्कर, घबराहट, हिचकी। कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, हर प्रकार की दालें, बारीक आटा, मैदे की वस्तुएं, भोजन के मध्य पानी, ठंडा पेय पीना और आंतों की कमजोरी। निवारण है प्राकृतिक औषधि, अदरक, सौंठ, लहसुन, मेथी दाने। प्राकृतिक उपचार है पेट का पोछा, पेट पर गर्म ठंडा सेक, पेट की लपेट और एनिमा। ये आप घर में आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं भी दर्द हो, यहां राहत मिलेगी। अब ये आपका वात दोष कंप्लीट होगा। अब अपन आते हैं पित्त दोष। पित्त दोष से भी पहले हम कफ दोष को ले लेते हैं। कफ दोष का जो सिम्टम्स मैंने बताया था, फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला है लक्षण बलगम, दूसरा है सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ। अब इनके जो कारण है वो कारण है केवल 4। पहला कारण है तेल व चिकनाई वाली वस्तुओं का अधिक सेवन। जब भी हम तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती है तो कफ बना देती है और कफ बाहर मुंह से नाक से निकलता है। वो कफ जो प्रकृति निकाल रही है वो निकल जाने देना चाहिए, हमें अच्छा खुशी मनानी चाहिए, परंतु हम इसको रोग मानते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाई देता है, दवा देता है। दूसरा लक्षण है, ये कारण है दूध व दूध से बनी मिठाइयां, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, केवल कफ पैदा करती हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी और लंग्स में ब्लॉकेज करती है। उसमें जो अंदर एल्वोलाइज हैं, जहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वो छिद्र बंद हो जाते हैं, यहाँ कम हो जाते हैं, तो श्वास लेने में भी तकलीफ पड़ती है। तीसरा है ठंडी व फ्रिज की वस्तुओं का अधिक सेवन। जितनी बर्फ और फ्रिज की चीजें ज्यादा खाएंगे उससे लंग्स हमारे कमजोर होते हैं। चौथा है धुआं, धूल व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना। ये चारों जो कारण है ये आपको लंग्स को अफेक्टेड करते हैं और कफ दोष बढ़ा देते हैं। तो अपन को इनसे बचना है। अब आप आ जाइए इनके निवारण के लिए। निवारण के लिए 2 तरीके से, एक तो अंदर से प्राकृतिक औषधियां। प्राकृतिक औषधियां इनकी 3 हैं। सबसे पहला औषधि है आंवले। आंवला जो है वो कफ का जानी दुश्मन है। जैसे ही आंवला का रस हम लेते हैं, अंदर जो लंग्स के ऊपर कफ है उसको वहां से हटा के मल मूत्र के जरिए निकाल देता है। आंवला कैसे सेवन करें? ताजे सीजन में जब अक्टूबर से फरवरी तक ताजे मिलते हैं तो आप 4 आंवले लीजिए, उनको काट दीजिए, गुठली अलग कर दीजिए, बाकी कटिंग करके आप मिक्सी में डाल दीजिए, आधा गिलास पानी भी डाल दीजिए और 5 ग्राम अदरक भी डाल दीजिए। अदरक इसलिए क्योंकि किसी को मेंटली ये मालूम है कि वो ठंडा है, तो जब अदरक डालेंगे तो गर्म है तो उसका तासीर नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप इनको मिक्स करके छान करके रोज पीजिए। तो आंवला केवल कफ दोष ही ठीक नहीं करता है, पेट भी साफ करता है, रक्त भी साफ करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है और अंदर वायरस कीटाणु को मारता है और बुढ़ापा नहीं आने देता है। क्यों? कि ये अंदर जितने छोटे छोटे सूक्ष्म सेल्स हैं उसको बांध करके इसे टाइट रखने का काम करता है, माना सीमेंट का काम करता है। तो स्किन भी हमारी टाइट रहती है, बुढ़ापे में भी हम यंग दिखाई देते हैं। तो आंवले का अपन सेवन करें। और बाकी टाइम अगर आंवला नहीं मिलता है तो सूखा पाउडर लेंगे, 2 चम्मच